अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद है। आपका गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप जुम्मू स्टूडियो से। मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नज़रें लोकसभा पर रही है। 12 बजे से अभी तक जो है तमाम लोगों की नज़रें लोकसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल आज ऐवान में पेश की गई, लोकसभा में पेश की गई और इस अहम बिल पर बहस अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बहस अभी कुछ देर बाद मुकम्मल होगी और बहस के बाद इस अहम बिल पर वोटिंग होनी है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को अक्सरियत मिलेगी। बिल के मंजूरी के लिए 272 वोट दरकार है, लेकिन इसका फैसला कुछ देर बाद होगा जब ऐवान में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग जो है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि आज सुबह मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से ये बिल ऐवान में पेश की गई थी, जिस पर अपोजिशन की जानिब से कई मरतबा हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ने अलग अलग इस पर अपनी बात रखी। अपोजिशन ने जहां एक तरफ से इस बिल की मुखालफत की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए की लाइन्स है उन्होंने इस बिल के हवाले से कहा कि ये बिल लोगों की मफाद के लिए लाई जा रही है। आज इस पर गर्मा गर्म बहस ऐवान में देखने को मिली। अखिलेश यादव से लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने आज इस बिल पर अपनी बात रखी और इस बिल को जहां लोगों के लिए, लोगों के मफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बिल से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, वहीं जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने इस बिल की खुलकर मुखालफत की। और अब देखने वाली बात यह होगी कि बिल को कितने वोट आज मिलेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर बाद जब बहस ख़त्म होगी, 12 बजे से आज बहस की शुरुआत हुई। 8 घंटे बहस के लिए मुकर्रर किए गए थे और इन 8 घंटों में जहां अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया गया, वहीं जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने इस बिल की हिमायत की। और अब सबकी नज़रें, क्योंकि अब इस बिल पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद ये बिल अगर इसे अक्सरियत मिलती है, क्योंकि 272 वोट दरकार है इस बिल को मंजूर करने के लिए, और अगर ये बिल मंजूर होता है आज, तो कल फिर राज्यसभा में भी इसको पेश किया जाएगा। फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा में फ़िलहाल अरकान की कुल तादाद 542 है, जिनमें से बीजेपी के पास 240 अरकान हैं और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 अरकान इनके पास है। लेकिन अगर इनके इत्तेहादी जमातों की बात करें, कुल मिलाकर अगर हम एनडीए की बात करें तो ये तादाद 293 तक पहुंच जाती है। और जो दो बड़ी जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं, जेडीयू, टीडीपी, उन्होंने पहले ही वाज़ा किया है कि वो इस बिल का साथ दे रहे हैं और इस हिसाब से इस बिल को अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। पास करने के लिए 272 वोट दरकार है। एनडीए की कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं तो पहले ही एनडीए के पास 293 हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 240 अरकान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन में कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा 99 अरकान हैं और इंडिया ब्लॉक की तमाम जमातों की जब हम बात करते हैं तो 233 या 235 जो अरकान है वो इंडिया इत्तेहाद के पास है। लेकिन ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बिल आज लोकसभा से इसे मंजूरी मिलेगी, अक्सरियत इस बिल को मिलेगी, क्योंकि एनडीए के पास 293 वोट हैं। और फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी, अभी कुछ देर बाद इस बिल पर जो है इस बिल पर वोटिंग होगी और उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी कि कितने लोग इस बिल के हक में अपना वोट देते हैं और कौन से अरकान इस बिल के खिलाफ वोट देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो ही ये वोटिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी वो भी बराह रास्त आप तक पहुँचेगा। फ़िलहाल इस वक्त भी बहस वक्फ तरमीमी बिल पर जारी है।
वक़्फ़ तरमीमी बिल पर बहस जारी है और आज किस मेंबर पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का आगाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया। ये बड़ा फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ तरमीमी बिल मुल्क के लिए एक खतरनाक कानून है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर इस मुहिम का आगाज होगा। ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो कल से इस बिल के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का आगाज करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न इस काले कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने आज के दिन को स्याह दिन करार दिया है और कहा कि ये वक़्फ़ तरमीमी बिल या वक़्फ़ तरमीमी जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लाया गया है और ये मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर इसके खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं और उनका जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये काला कानून जो है वो काला कानून खत्म हो। जैसे कहा गया कि आज एक ब्लैक डे है और हम अब जैसे कि हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो। ये इसलिए कि हम देश को तक नहीं रुकेंगे जब तक न इस काले कानून को खत्म किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया और कहा कि कल से वो इसके खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का आगाज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी वक़्फ़ तरमीमी बिल की मुखालफत की है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि उन्होंने भी जब उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और जेपीसी के अरकान से वो मिले थे, उन्होंने कहा कि जो खदशात उन्होंने जेपीसी कमेटी के सामने रखे, आज भी जब ऐवान में इस पर बहस हुई, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने इस पर जवाब दिया, ताहम उनकी जानिब से जो खदशात जाहिर किए गए थे उन्होंने कहा कि उसकी तरफ उन खदशात को के हवाले से कोई बात आज लोकसभा में नहीं की गई। मीरवाइज उमर फारूक ने इस वाले से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात पार्लियामेंट में वक़्फ़ तरमीमी बिल का जिस तरह से उन्होंने आज दिफा किया, उन्होंने कहा ताहम ये इंतहाई बदकिस्मती और परेशान कुन है कि मुस्लिम तंजीम बिशमूल उन्होंने मजलिस से मुत्तहिदा उलमा जिन्होंने जेबीसी से मुलाकात भी की थी, अपने खदशात जाहिर किए थे। कहा कि जब उनकी जानिब से भी कई खदशात या का उठाए गए थे, लेकिन आज जब ऐवान में इस पर बहस हुई तो जो खदशात उठाए गए थे एक उनमें से एक की तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई, एक भी खदशात को दूर नहीं किया गया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मजीद कहा कि आज हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान खामोश तमाशाइयों की तरह अपने हुकूक और इदारों को बेदरीक पामाल होते देख रहे हैं और ख़ुद को बेहद तनज़्ज़ुली महसूस कर रहे हैं। ये मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से कहा गया। उन्होंने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है और जो जेपीसी के सामने उन्होंने खदशात जाहिर किए थे उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि
वक्फ तरमीमी बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है। वक्फ तरमीमी बिल को उम्मीद का नाम दिया गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने यह नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो जेपीसी की सिफारिशात है वो शामिल की गई है। आज जब उन्होंने ऐवान में बिल पेश की, क्योंकि ये अमेंडमेंट इसमें पहले ही लाया गया था कि वक्फ तरमीमी बिल जो ये कानून है इसका नाम तब्दील किया जाएगा, और उन्होंने इस का नाम अब तब्दील करके उम्मीद रखा गया है। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने जब ये बिल पेश की तो उन्होंने कई मामलात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में तरमीम लाजमी थी। उन्होंने कांग्रेस को भी हद पे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस और जो अपोजिशन जमातें हैं वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने आज वक्फ तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया और इस मौका पर उन्होंने नए नाम का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल है इसमें जो जेपीसी की कई सिफारिशात है वो शामिल की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी के पास कई दरख्वास्तें मौसूल हुई थे, कई वफदों से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद ही ये उनकी सिफारिशात को मंजूर किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड शनसाइड डेवलपमेंट यानी UMEED उम्मीद, और उन्होंने कहा कि ये इससे इस कानून से उम्मीद का जज्बा जो है वो पैदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुसलमानों के मफाद में और पूरे मुल्क के मफाद में कानून लाया गया है। अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशंस है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होने वाला है? मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस है, बोरास, आगाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूं, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को।
चलिए, मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है और इससे एक नई सुबह जो है नई सुबह का आगाज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। आज बिल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बात की और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह साफ किया कि वक़्फ़ बिल मज़हबी मामलात में मुदाखलत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का कानून है, ये सबको मानना होगा। ये साफ अल्फाज में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क का कानून है, सबको ये कानून मानना पड़ेगा और सबको इस पर अमल करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वक़्फ़ में एक भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की और कहा कि कांग्रेस इस हवाले से गलत मालूमात फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि ये कानून मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करता है। उन्होंने लोकसभा कानून साजी पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए लोगों में खौफ फैला जा रहा है। अमित शाह ने मजीद कहा कि मुल्क के कानून को सबको कबूल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ साफ है कि हम वोट बैंक के लिए कोई कानून नहीं लाएंगे, बल्कि ये कानून इंसाफ के लिए है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वक़्फ़ में कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं किया जाएगा। एक्ट में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वक़्फ़ मुसलमानों के लिए है और इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि ये मुल्क का कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, इसको सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि
कांग्रेस पार्टी की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से आज इस बिल की लोकसभा में खुलकर मुखालफत की गई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ये कानून ला रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि जंग आज़ादी में 2 लाख मुस्लिम उलमा शहीद हुए और आज उसी कौम को निशाना बनाया जा रहा है। गौरव गोगोई ने साफ कहा कि हुकूमत का मकसद समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है और जो मुस्लिम कौम ने हिंदुस्तान और या भारत की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी है वो नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि 2 लाख मुस्लिम उलमा मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जान दी थी और आज उसी कौम को निशाना बनाया जा रहा है। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर गौरव गोगोई ने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में खड़े होकर कहा कि ये बिल गैर आईनी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि इसे ये आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला है। गौरव गोगोई ने कहा कि मरकजी हुकूमत का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और समाज को मजहब के नाम पर, मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना है। गौरव गोगोई ने तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए बीजेपी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख रही थी तब मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और जंग आज़ादी में 2 लाख उलमाए करीम शहीद हुए थे। कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं, बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका। जनता पार्टी पर लगाए गए और कहा कि जिस कौम ने मुल्क की आज़ादी के लिए जान दी है, आज उसी कौम को दागदार बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी इस बिल की खुलकर मुखालफत की। उन्होंने इस बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कहा कि ये मुसलमानों के हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगरचे JPC कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी जल्दबाजी से काम किया और जो खदशात JPC के सामने रखे गए थे उसका कोई हल नहीं निकाला गया और ना कोई उसका मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है और कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो वक्फ इमलाक है उसको हड़पने की ये साजिश है। ये बिल गैर आईनी है,
गैर कानूनी है। हिंदुस्तान का आईन, उसकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मुल्क में हर एक को बराबर हक है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो या कहीं का भी रहने वाला हो। और ख़ास तौर पे इसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है इस आइन में। लेकिन यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, जो कानून लाया जा रहा है, वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल इस जितनी ये एक्सरसाइज हो रही है ये हम लोगों के ख़िलाफ़ है। और ये कानून जो है ये स्टेट गवर्नमेंटों ने लाना था। आपने स्टेट गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं उन पे भी हमला किया, आपने उनको भी छीना और यहाँ आपने एक मुश्तरका तौर पर एक कानून ला के इसको आपने ठोसा। और जिस तरीके से जेपीसी बनाई गई या जिस जल्दी से जेपीसी ने जो कुछ किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। मैं इस बिल की मुखालफत इसलिए भी किया करता हूँ कि इस भारत जो हमें इस मुल्क पे फख्र है, इसका दानश्वर, इसका मफक्कर और अच्छी सोच रखने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, वो समझता है कि ये बिल जो है ये एक ख़ास तबके के लिए लाया गया है। उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी पार्लियामेंट में पेश किए गए वक़्फ़ बिल की शदीद मुखालफत करते हुए इसे मुस्लिम कम्यूनिटी को निशाना बनाने की एक साजिश करार दिया है। उन्होंने मुल्क भर के अवाम खुसूसन हिंदू बरादरी से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के इस जाबराना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि मुल्क में भाईचारा कायम व दायम रहे। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। और इसमें मुझे उम्मीद है, बीजेपी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क म्यांमार की तरह बने या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हुआ हो, जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी इस बिल की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि बिल के पीछे बीजेपी की बदतरीन अज़ाइम हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे के वजूहात को जानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सख्त तरीन अल्फाज में इस वक्फ बिल की मुखालफत करता हूँ। ये वक्फ बिल जो पेश की गई है, मुझे लगता है इसमें नफेरियस डिज़ाइंस जो हैं, बदतरीन अज़ाइम बीजेपी के हैं इस बिल को पेश करने में। एक साइड से उन्होंने मुसलमानों के वास्ते वो कहते हैं कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंसोलिडेट करेंगे। मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेट करने के बहाने से इनकी नज़र जो है, जो लाखों कनाल ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है, उसके ऊपर इनकी बदनीयत है। एक साइड से उन्होंने पहले ही सोसाइटी को डिवाइड करके रखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का जो उनका चल रहा है। दूसरी साइड से अब इन्होंने विद इन मुस्लिम्स भी एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही इसमें शामिल किया है,
शिया वक्फ बोर्ड को इससे बाहर रखा है। तो विद इन मुस्लिम्स भी एक डिवीजन, फर्दर डिवीजन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इन्होंने उसमें जो रूल्स जो बनाए हैं कि इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा, तो मेरा सवाल है बीजेपी से, तो ऐसा क्यों ना किया जाए जो जितने भी इनके हिंदू बोर्ड्स हैं उसमें भी मुस्लिम लोगों को रखा जाए। तो ये एक बदनीति की बुनियाद पे है और कांग्रेस पार्टी इसका सख्त तरीन एहतजाज करेगी। वो बाकी दूसरी बात है नंबर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन ये सरासर जो है मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। आप उनको डिसएम्पावर करना चाहते हैं, डिसफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, और साथ साथ आपने जो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को जो शामिल किया है, क्या मुसलमान अपने वक्फ के इंतजामात नहीं देख सकते? क्या किसी भी हिंदू बोर्ड में जितने भी उनके श्राइन्स हैं, आप यहाँ का ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी 2 श्राइन बोर्ड्स हैं, एक माता वैष्णो देवी का है और दूसरा अमरनाथ जी का है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवारा से एमएलए सज्जाद गनी लोन ने भी वक़्फ़ क़वानीन में मौजूदा तरमीम की सख्त मुखालफत करते हुए इसे मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तजवीज़ मुसलमानों की मजहबी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमले के मुतरादिफ है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मजहबी मामलात में हुकूमत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। की जो प्रॉपर्टीज हैं ये कलेक्टिव ओनरशिप हैं, दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री, और ये हक बनता है उन मुसलमानों का कि वो अपने सिस्टम से, अपने इदारों से डिसाइड करें कि इन बिल्डिंग इनके साथ क्या होना चाहिए। स्टेट का रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना हम एडवोकेट करते हैं किसी और रिलीजन के साथ या हमारे रिलीजन के साथ। ये ग्रॉस इंटरफेरेंस है, ये हमारा मामला है, ये हमारे इसका रिलीजन का मामला है। आई वुड सी इट्स अनदर राइट विंग ट्रेसपास ऑन टू द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, एंड आई जस्ट होप दैट nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date a more secular government would reverse such gross interference. Yes, it is up to इन्होंने इसमें सरकार को भी लाया है, तो ये सदियों से है, ये सदियों से है कि जो मुसलमान हैं वो ओनर्स भी हैं और वही डिसीजन लेते हैं। जैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं पर्सनल, उसमें भी हम ही डिसीजन लेते हैं। तो ये समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं, किसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जो है हमारे जो हुकूक हैं मतलब हमारे राइट्स को ख़त्म करने की बात है। लेकिन क्या करें, अब कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप इसको? नहीं, लॉस तो ऑफ कोर्स है। अब देखेंगे आगे किस हद तक इसको यूटिलाइज करेंगे, मिसयूज करेंगे, नॉट यूटिलाइज बट मिसयूज करेंगे, वो अब आने वाला कल ही बताएगा। असेंबली में इशू उठेगा? असेंबली में उठेगा, हम तो उठाएंगे हर जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, तो हमारे पास कहाँ पावर है उसको अनडू करने का। बाकी मुझे तो लगता है कि वी कैन वॉइस आवर प्रोटेस्ट, वी कैन वॉइस आवर ओपिनियन, दैट्स फाइन, एंड से दैट बिकॉज जो JNK असेंबली है वो भी तो एक कलेक्टिव वॉइस है पीपल ऑफ JNK की, वी कैन वॉइस आवर ओपिनियन बट वी कांट अनडू द लॉ। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। आपको बता दें कि आज ईद उल फित्र का तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन भी शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला के कई पार्कों में आज लोगों की भीड़ देखी गई। खासकर जो मकामी सयाह है वो पार्कों में नजर आए और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद अहमद ने कई पार्कों का आज दौरा किया और वहाँ पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और मकामी सयाह और जो वहाँ पे बच्चे खेलने आए थे उनसे बातचीत की। तहसीलदार साहब ने पहले ही एक SOP जारी की जिसमें ये बताया गया कि जो हमारे रोड के किनारे हैं वहाँ पे आप भीड़, गाड़ियों की भीड़ ना लगाएं। दूसरा, हमारे जो टू व्हीलर्स, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान जो टू व्हीलर्स चलाते हैं तो ईद के दिन कुछ ज़्यादा ही उनमें वो जज्बा होता है चलाने का, बहुत फास्ट चलाने का, तो उसमें जो पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदगन लगाई गई। उस कदगन के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि ये शायद पहली ईद है जिस ईद में हमने कोई ऐसा अनटूवर्ड वाक़ा नहीं देखा
अपने तहसील में भी और बिलखुसूस तहसील बोनियार, तहसील उड़ी और डिस्ट्रिक्टों का लोगों की नज़र है। जैसा कि आप रिजर्वायर देख लें, रिजर्वायर वैसे तो उसको, और उससे भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। और मैं पब्लिक को भी कहना चाहूँगा कि ईद एक त्यौहार है, ऐसा त्यौहार है जो हमारे लिए खुश लेवल जो है वो हाई हो सकती है और पता नहीं चलता है जब तक आपके पास वो पानी पहुंच जाता है। तो उसमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एहलकार हर जगह पे लगाए हुए हैं, तो उनको माने, वो आपकी फलाह बहबूद के लिए करते हैं। यहाँ हमारा ट्रैफिक पुलिस अगर चालान भी इस टाइम किसी का करता है, वो हमारा फलाह व बहबूद बरकरार रखने के लिए करता है। तो उसमें मुलाजिम परेशान थे, गरीब लोगों को बैंक तो खोले थे लेकिन उनमें जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं ये चीज़ है कि मैं बुनियार की तरफ से जो आज ये मेला भी लगाया गया है, ईद पे काफ़ी लोगों को खुशी भी थी, लेकिन खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं गम भी इसलिए था कि लोगों के जेब जो थे वो खाली पड़े हुए थे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ का पैसा है वही यहाँ पे जो है ग्राउंड में आता है, लेबर के पास जाता है या बाकी लोगों के पास। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली, जिन लोगों ने नरेगा में काम किए थे उनको नहीं मिला, पेंशन होल्डर्स को पहली बार, वरना तो 28 तारीख को उनकी तनख्वाही दी जाती थी, लेकिन वो लास्ट दिन तक इंतज़ार में रहे कि हमारी तनख्वाह मत की। तो इसलिए मतलब ये चीज़ है कि हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि बोनियार ईद उल फितर का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के साथ साथ यहाँ पे पार्कों में काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि देखा जाए बारामूला में जो 2-3 पार्कें काफ़ी मशहूर हैं, जनाना पार्क जो कि खजबाग में है और गुलनार पार्क या इको पार्क के हवाले से बात करें, या इसके साथ साथ चिल्ड्रन पार्क बोनियार के हवाले से बात करें, क्योंकि काफ़ी तादाद में आज इन पार्कों में लोग आए हैं, चाहे बच्चे, बुज़ुर्ग या दीगर तबके के लोग आए हैं, और वो यहाँ पे एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ईद जो है वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और देखा जाए ये बात काबिल ज़िक्र है, जिस वक्त बड़ा दिन आता है यानी कि बड़ा त्यौहार आता है, उस वक्त इन पार्कों में काफ़ी चहल पहल होती है। और इस समय हम बोनियार के इस चिल्ड्रन पार्क में मौजूद है, जहाँ पे हमने कई मुख्तलिफ बच्चों के साथ साथ लोगों के साथ बात की, तो उनका ये कहना कि ये एक खुशाइन कदम है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से चाहे प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइवी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फ़ी अमानिल्लाह।